दोस्तों, जब भी बॉलीवुड की लव स्टोरी की बात होती है तो इसमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी का जिक्र भी जरूर होता है, क्योंकि इनके प्यार को सच्चा प्यार बताया जाता है। लेकिन मीडिया द्वारा इनके प्यार को सच्चा प्यार बताने से या झूठ को सच बताने से सच्चाई छिप नहीं जाती। कभी न कभी सच सामने आता ही है, और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, तो यह काम बखूबी कर लेता है। दोस्तों, आज के समय में संजय दत्त एक सीनियर एक्टर, आइडियल पति, आइडियल बाप, बेहतरीन एक्टर और सबसे बड़ी बात हम्बल और डाउन टू अर्थ एक्टर माने जाते हैं। और ये इंसान जो दुनिया का शायद ही कोई कुकर्म छोड़ा हो। संजय दत्त कथित रूप से अपने स्कूल टाइम से ही ड्रग्स के नशे में झूमने लगे थे। बड़े हुए तो ये बात धीरे धीरे घर से बाहर भी फैलने लगी। पहली फिल्म रिलीज को तैयार थी और दूसरी तरफ इनकी मां कैंसर से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। और ये डाउन टू अर्थ एक्टर उस समय ड्रग्स का नशा करके मस्ती में चूर था। संजय दत्त ने 1981 में रॉकी से अपना करियर शुरू किया, और तो फिल्में भी इनको मिलती चली गई, क्योंकि यह सुनील दत्त का इकलौता बेटा था। 1986 में फिल्म आई थी नाम के बाद तो संजय दत्त एक टॉप का एक्टर बन गए। इधर माधुरी दीक्षित की बात करें तो माधुरी भी 1984 से फिल्मों में आ गई थी, लेकिन पहचान मिली 1988 की फिल्म दयावान और उसी साल दूसरी फिल्म तेजाब से। इसके बाद राम लखन, इलाका, प्रेम प्रतिज्ञा और त्रिदेव, इन फिल्मों ने माधुरी को टॉप की एक्ट्रेस बना दिया। संजय दत्त और माधुरी की पहली फिल्म खतरों के खिलाड़ी, इसके बाद कानून अपना अपना, थानेदार और साजन, ये ऐसी फिल्में थी जो 1989 और 1990 में आई थी, और सभी फिल्मों की जो शूटिंग का समय था वो एक ही था। तो माधुरी और संजय को एक साथ रहने का समय बिताने का बहुत ज्यादा मौका मिला, और फिल्म थानेदार के सेट पर दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया। जबकि उस समय संजय दत्त एक बेटी का बाप बन चुके थे, और इनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा से भी इनकी लव मैरिज थी। माधुरी संजय दत्त का अफेयर थानेदार के सेट पर शुरू हुआ, फिर दोनों प्यार के समंदर में बहते चले गए। संजय माधुरी के प्यार में इस कदर डूब गए थे कि वह अपना घर का रास्ता ही भूल गए। रात भर शूटिंग और पार्टियों का बहाना बनाकर अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाते रहे। धीरे धीरे ये बातें मीडिया में भी सुर्खियां बन गई थी कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का अफेयर चल रहा है। ये बातें उनकी वाइफ ऋचा शर्मा तक भी पहुंच गई, तो उस समय उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने शुरू में तो इन बातों का बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, सोचा फिल्मी अफेयर है कि हो सकता है 2-4 महीने के बाद संजय वापस उनके पास चले आएंगे। लेकिन ऋचा का सोचना गलत था। संजय माधुरी के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि उनका वापस आना पॉसिबल नहीं था। इधर ऋचा शर्मा परेशान थी, तो इन्हें एक और बड़ा झटका लगा। साल 1990 के शुरुआती समय में ही उन्हें ब्रेन ट्यूमर की बीमारी ने पकड़ लिया। ऋचा को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी का पता चला तो उसका इलाज भी शुरू हो गया, और अपनी बीमारी में धीरे धीरे घिरती चली गई, क्योंकि उनका जो ब्रेन ट्यूमर था बहुत ही रेयर किस्म का था, जिसका इलाज लगभग नामुमकिन था। ऋचा अपनी बीमारी में बिजी हुई तो संजय दत्त को माधुरी के साथ प्यार करने का और भी ज्यादा मौका मिलता चला गया। कथित रूप से संजय दत्त ने अब ऋचा की बीमारी में भी उससे हालचाल पूछना बंद कर दिया। वो अपना सारा समय माधुरी को ही दे रहे थे, जबकि किसी समय पर यही संजय दत्त ऋचा शर्मा से शादी करने के लिए अपने पापा सुनील दत्त से भी भिड़ गए थे, क्योंकि उस समय ऋचा से इनका सच्चा प्यार जोर मार रहा था। ऋचा भी संजय दत्त से प्यार करती थी, और इन्होंने भी संजय दत्त से शादी करने के लिए अपना फिल्मी करियर बीच में ही छोड़ दिया था। ऋचा ने 1984 से 1987 तक 4 से 5 फिल्मों में काम किया था, और उनकी जो 4-5 फिल्में थी वो धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ में थी। लेकिन संजय दत्त के लिए उन्होंने एक ही झटके में अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया। कुछ समय के बाद ऋचा अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका चले गए, जहां उनके पेरेंट्स रहते थे। वहीं रहकर इन्होंने अपना इलाज करवाया, और इस पूरे समय में संजय दत्त कथित रूप से एक बार सिर्फ उनसे मिलने अमेरिका गया। उसके बाद संजय दत्त ने कॉल करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। ऋचा ने एक बयान में कहा था कि जब मुझे सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत थी, उस समय माधुरी ने मेरे पति को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखा था। भले ही संजय भी माधुरी से प्यार करता था, लेकिन माधुरी दीक्षित संजय को अगर कहती कि अपने बीमार वाइफ के पास रहो, उसकी देखभाल करो, उसे तुम्हारी जरूरत है, ये कहकर रिश्ता तोड़ लेती, तो मेरे पति संजय वापस मेरे पास आ जाते। लेकिन माधुरी ने रिश्ता नहीं तोड़ा, और उन्होंने मुझे बीमार देखने के बावजूद भी मुझे इग्नोर किया। माधुरी ने सिर्फ अपना फायदा देखा, बिना ये सोचे समझे कि खुद भी वह एक औरत है। ऋचा ने बयान में आगे कहा कि मैं जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही हूँ, लेकिन माधुरी को तब भी मुझ पर तरस नहीं आया। ऋचा शर्मा अपनी बीमारी की वजह से ज्यादातर अमेरिका में ही रही, तो दूसरी तरफ संजय दत्त और माधुरी ने इसका भरपूर फायदा उठाया और मिलकर दोनों खूब अय्याशियां की।
फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान तो सुभाष घई ने यह भी बयान दिया था कि खलनायक की शूटिंग खत्म होने के बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पक्का शादी कर लेंगे, और ये बातें मीडिया में भी आ चुकी थी। लेकिन फिल्म जब 1993 में रिलीज हुई तो उससे 3 महीने यानी मार्च 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हो चुके थे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस केस में संजय दत्त को दोषी पाए जाने पर इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और ये पहला मौका था जब माधुरी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। संजय दत्त जब जेल गए तो माधुरी न तो कभी उससे मिलने जेल में गई, और न ही संजय दत्त के द्वारा जब उसको कॉल की जाती थी तो उसने कभी भी कॉल पे बात की। संजय दत्त जब जेल गए तो माधुरी ने संजय दत्त को साइड करके क्रिकेटर अजय जडेजा से अपना रिश्ता जोड़ लिया। साल 1995 की बात थी। ऋचा शर्मा वापस भारत आई तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि माधुरी ने उसके पति का इस्तेमाल किया। जब संजय दत्त अपने करियर के टॉप पर थे तो उनका फायदा उठाया, और जब वो मुसीबत में फंसा तो उसे छोड़कर दूसरों के साथ में अफेयर शुरू कर दिया। ऋचा ने बताया कि माधुरी के धोखे के बाद संजय दत्त और भी ज्यादा ड्रग्स लेने लगे। संजय दत्त पूरी तरह से टूट गया था। उधर अमेरिका में इलाज करा रही ऋचा का 10 दिसंबर 1996 को अपनी अंतिम सांस ली। ऋचा की मौत पर संजय को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और उस समय भी पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था। ऋचा की मौत हुई तो किस्सा भी खत्म हो गया। लेकिन कुछ साल के बाद ऋचा की बहन ने मीडिया में एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई। ऋचा की बहन ने मीडिया में अपनी बहन की मौत के लिए संजय दत्त और माधुरी को जिम्मेदार बताया। ऋचा की बहन ने बताया कि जब ऋचा की बीमारी अपने पीक पर थी तो उस समय संजय और माधुरी के अफेयर की खबरें भी अपने पीक पर थी। तो ऋचा को लगा कि अब उसका घर टूटने वाला है, तो अपना वो इलाज बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गई थी, जिससे कि उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती चली गई, और फिर कभी उसकी बीमारी कंट्रोल में नहीं आ पाई। जिस समय ऋचा बीमार थी उस समय भी उसे अपने हस्बैंड का कभी भी साथ नहीं मिला, और माधुरी भी सबसे अनजान रही। इसके बाद ऋचा शर्मा की बहन एना शर्मा ने माधुरी दीक्षित को घर तोड़ने वाली औरत तक कह दिया था। एना ने कहा था कि ऋचा अपनी बीमारी के बीच में जब भी भारत वापस आती तो उसे लेने संजय दत्त एयरपोर्ट पर भी नहीं जाते थे, और घर आने पर भी कभी तवज्जो नहीं देता था। एना ने कहा कि वो तो आदमी था, उसने नहीं सोचा होगा, लेकिन माधुरी तो खुद औरत थी, उसे भी औरत होने पर दूसरी औरत पर कम से कम तरस तो खाना चाहिए था, और वो भी उस समय जब वो जिंदगी और मौत के बीच अपनी सांसें गिन रही थी। एना ने कहा कि माधुरी इंसान नहीं बल्कि एक पत्थर दिल औरत है, और वो मेरी बहन की मौत की जिम्मेदार है। एना की इस इंटरव्यू का जिक्र संजय दत्त की बायोग्राफी किताब आई थी, उसमें भी जिक्र किया गया था, जो कि यासिर उस्मान ने लिखी थी। तो अभी के लिए बस इतना ही।